नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। लालकुआं अध्यक्ष प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित के पक्ष में आज नगर में शक्ति प्रदर्शन करते हुए रोड शो निकाला गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री व सांसद अजय भट्ट, विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इसके बाद सभी वार्डों में जनसंपर्क करते हुए प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की। सांसद अजय भट्ट और विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित सहित वार्ड के प्रत्याशियों के साथ बैठक करते हुए गुरु मंत्र दिया। रुख बदल गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो जनता की अपार से नहीं मिल रहा। पूरी लालकुआं की जनता हमारे साथ है। कम से कम 300 से 400 जनता हमारे साथ थी और पूरी नगर सीमा के अंतर्गत भी जनता थी। हमारे सांसद जी थे, विधायक जी थे और पूरे सब नगर के सभी जनता थे और सबका स्नेह और प्यार मिला। हमारी जीत सुनिश्चित है। भारतीय जनता पार्टी का जीत सुनिश्चित है। कमल का फूल का जीत सुनिश्चित है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, चेयरमैन पद के प्रत्याशी को और सातों वार्ड मेंबर के प्रत्याशियों को अभूतपूर्व जन समर्थन मिल रहा है। मगर जब हमारे वरिष्ठ लोग हमारे बीच में आते हैं तो उससे और उत्साहवर्धन कार्यकर्ताओं का होता है। तो आज बड़ी संख्या में कार्यकर्ता घर से निकले और उन्होंने पूरे मार्केट में संपर्क किया और जो है एक रोड शो जैसा भी किया है। और हमें उम्मीद है कि जो मार्जिन हमारी जीत का है वो इससे और 200-300 वोट और बड़ा होगा। तो हम अच्छे मार्जिन से भी सीट को जीतने आ रहे हैं। पूरी तरह से प्रेमनाथ पंडित जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। मैं जहां भी अभी तक प्रदेश में गया हूं तो यही माहौल सब जगह है। लोगों का अटूट विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी ने तो विश्व में भारत को पहला दर्जा दिला दिया है, कायाकल्प कर दिया है देश का। लोहाघाट विधायक शाह सिंह अधिकारी अपनी विधानसभा के सिब्योली गांव पहुंचे, जहां उन्होंने ग्राम सभा के खाईछीना में खुली बैठक कर ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं को गंभीरता से सुना। इस दौरान विधायक अधिकारी ने कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। मौके से फोन पर अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से लेने के निर्देश भी दिए। इस दौरान कांग्रेस नगर अध्यक्ष अमर सिंह कोटियाल, सक्षम अधिकारी हरदेव जोशी सहित ग्रामीण भी मौजूद रहे। खबर लोहाघाट से है, जहां बीते दिनों टनकपुर लोहाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग में अक्कलधारा के पास एक कैंटर अनियंत्रित होकर लोहावती नदी में जा गिरा। दुर्घटना में वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से कई वाहन व यात्री लगभग 1 घंटा फंसे रहे, जिस कारण ठंड में यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस दौरान एएसआई गोपाल सनवाल, कांस्टेबल हेम मेहरा व हेड कांस्टेबल संजय जोशी सहित कई पुलिसकर्मी व्यवस्था बनाने में जुटे रहे। एक कैंटर गिरा हुआ था, तो उसके जो कैंटर है उसको आज निकाला जा रहा है। तो इनके द्वारा बताया गया था कि आज कैंटर निकाला जा रहा है और समय मांगा था। तो उस समय 11 बजे से जो है अभी लगा रहे थे, 11 और 12 बजे के बीच में निकालेंगे करके। तो फिर ये 12 बजे आए अभी। तो 12 बजे के बाद अभी तो NH थोड़ी देर बंद किया गया है। जो बाईपास भेज रहे हैं, वैसे बंद भी नहीं किया गया है, बाईपास हम भेज रहे हैं इनको। देवराड़ी बैंड से लेके और यहाँ खेती खान तिराहे से बाईपास भेज रहे हैं। तो ये आधे घंटे में खुल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन को लेकर 17 देशों से प्रवासी देहरादून आए हुए हैं, जो उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में निवेश कर सुदूर गांवों को गोद लेने की बात कर रहे हैं। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड सरकार द्वारा आज राजधानी देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में तकरीबन 17 देशों में उत्तराखंड के प्रवासी निवास जो कर रहे हैं वो उन्होंने शिरकत की है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। और इस सम्मेलन के पीछे एक उद्देश्य यही रहा है कि जो उत्तराखंड के लोग बाहर देशों में काम कर रहे हैं, जिन्होंने नाम कमाए हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी इच्छा थी कि उत्तराखंड में आकर वो अलग अलग जो इंडस्ट्री है उसमें निवेश करें, उत्तराखंड के लिए कुछ करें। तो उसके लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें 17 देशों के जो लोग हैं उत्तराखंडी प्रवासी वो यहाँ पहुँचे हैं। और मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुँच चुके हैं। सरकार के और कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पहुँचे हैं। और इस आयोजन के करने के पीछे एक वजह ये रही कि जो लोग आए तो उनसे कम से कम सरकार की बात होगी, सरकार के जो अधिकारी हैं उनसे उनका इंटरेक्शन होगा और
यही चीज़ें निकाल कर सामने आएंगी कि आखिर जो लोग हैं किस इंडस्ट्री के में इनका इंटरेस्ट है और किस इंडस्ट्री में निवेश करना चाहते हैं। तो कई मुद्दों को लेकर कई जो ऐसी इंडस्ट्री है उनको लेकर के भी आज चर्चा होगी और जो प्रवासी सम्मेलन है उसका शुभारंभ हो चुका है और यहाँ मुख्यमंत्री भी पहुँच चुके हैं और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। अब देखना ये होगा कि इस सम्मेलन से उत्तराखंड के लोगों को कितना फायदा होगा। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ राजपूत के साथ आदिल पाशा, TV24। खबर अल्मोड़ा से है, जहां ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी देखने को मिली है। आपको बता दें, सुबह हल्की बारिश के साथ ही शीतलहर चलने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ठंड बढ़ने से स्थानीय लोग ठिठुरन को मजबूर हो गए हैं और गर्मी पानी के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। आपको बता दें, दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और बाजारों में सन्नाटा छाया रहा। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी इसी तरह के मौसम के बने रहने की संभावना जताई है। जिस तरीके से कल तक हमारे पहाड़ में बढ़िया सुंदर धूप खिल रही थी, वहीं कल रात के मौसम ने करवट ली है और जैसे ही मौसम खराब होने से पहाड़ में बारिश शुरू हुई तो निचले इलाकों में बारिश हुई तो पहाड़ की चोटियों में बर्फबारी हुई है, जिससे पहाड़ का मौसम काफ़ी ठंड और सर्द हुआ है। और निश्चित रूप से अभी और 24 घंटे का अलर्ट और है और वास्तव में ये ठंड बढ़ेगी पहाड़ में और इसी तरीके से भी ऊंचाई जो हमारी चोटियां हैं उनमें बर्फबारी भी होने की संभावना है। जल्द ही प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं। ऐसे में बच्चों पर परीक्षा का मानसिक दबाव न पड़े, इसको लेकर परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान बच्चों से संवाद भी करेंगे। इसे लेकर प्रदेश में शिक्षा विभाग ने भी तैयारी कर ली है। इसके लिए छात्रों से आवेदन मांगे गए हैं, जिनकी अंतिम तिथि 14 फरवरी रखी गई है। इसका उद्देश्य है कि बच्चों पर मानसिक दबाव कम हो और वो परीक्षा को लेकर मोटिवेट भी रहें। परीक्षा पे चर्चा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है शिक्षा विभाग का और इसके तहत जो है हमने अपने सभी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से आवेदन मांगे हैं और लगभग हमारे यहाँ अभी तक 1,75,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और इसकी अंतिम तिथि जो है आवेदन करने की, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि जो है 14 जनवरी है और इसमें हमारे द्वारा अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जा रहा है बच्चों को इसमें भाग लेने के लिए और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बच्चों के साथ में इंटरेक्शन किया जाएगा और निश्चित रूप से ये बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा और उनको इससे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा, उनको गाइडेंस मिलेगी, उनको मोटिवेट किया जाएगा। तो इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पे स्टेट लेवल पे काम चल रहा है। पंजीकरण की कार्रवाई। चंपावत में बांस बसवाड़ी गांव के ग्रामीण लंबे समय से सड़क की मांग कर रहे थे। कई सालों के संघर्ष के बाद उनकी मांग पूरी हुई और सड़क का निर्माण कार्य हुआ, मगर विभागीय लापरवाही के चलते सड़क ढंग से नहीं बन पाई। बरसात होते ही सड़क नाले में तब्दील हो गई। उत्तराखंड में सरकारें बदलती रहीं, लेकिन यहां के लोगों की किसी ने नहीं सुनी। मजबूर होकर क्षेत्र के ग्रामीणों ने श्रमदान से सड़क बनाने का फैसला लिया। ग्रामीणों ने कहा कि अगर यही स्थिति रही तो गांव में बचे हुए लोग भी पलायन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रत्यक्ष रूप से उत्तराखंड सरकार की होगी। रामनगर में नशा मुक्त अभियान के तहत रविवार को पुलिस ने नशे के बढ़ते दुष्प्रभाव को रोकने के लिए अलग अलग क्षेत्रों से नशेड़ियों को कोतवाली लाकर उन्हें जागरूक किया। साथ ही भविष्य में नशा न करने की शपथ दिलाई। अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि रामनगर शहर के आसपास बढ़ते नशे के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए आज ये अभियान चलाया गया है और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। समाज में बढ़ते नशे को लेकर हमारे द्वारा जो जागरूकता अभियान के क्रम में आज जो नशा ले रहे हैं, जो शराबी या जो नशे को यूज कर रहे हैं, उन यूजर्स को बुलाकर उनको जो है इसके दुष्प्रभाव के बारे में हमारे द्वारा जानकारी दी गई है, उनको इसके बारे में अवेयर किया गया है। बिंदुकत्ता से खबर है, जहां दी हंस फाउंडेशन ने निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया, जिसमें दी हंस फाउंडेशन मोबाइल मेडिकल टीम ने क्षेत्र के 120 मरीजों की आंखों की जांच की और परामर्श के बाद मोतियाबिंद के मरीजों को ऑपरेशन के लिए लाभार्थियों का चयन किया। इस दौरान हंस फाउंडेशन की परियोजना समन्वयक देवेंद्र पासवान ने कहा कि नैनीताल जनपद में 4 मोबाइल मेडिकल टीम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर लगाती है। वहीं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रूबीन ने बताया कि नेत्र शिविर में बुजुर्गों के साथ ही बच्चों में भी आंखों की समस्याएं देखने को मिल रही हैं।
द हंस फाउंडेशन की तरफ से आई कैंप लगाया गया है और द हंस फाउंडेशन की तरफ से आप नैनीताल हल्द्वानी में 4 एम्बुलेंस चल रही हैं जो 96 विलेज को कवर कर रही हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं स्वास्थ्य के प्रति और उनका स्वास्थ्य अच्छा हो सके। साथ ही साथ स्वच्छता पे भी हम काम कर रहे हैं जिससे कि लोगों में स्वच्छता और स्वस्थ रहें, इन चीज़ों पे काम कर रही है। इसी के दौरान देखा गया था कि आंखों में प्रॉब्लम आ रही है तो हंस फाउंडेशन ने एक आई कैंप का आयोजन किया गया। सबसे पहले तो हंस फाउंडेशन को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा जो कि गरीबों के लिए ये शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा काम है। और यहाँ पर देखा जाए तो जो लो सोशो इकोनॉमिक पेशेंट्स हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छी पहल है। और यहाँ पर ज़्यादातर मरीज आ रहे हैं जो वो हैं चश्मे के लिए, और कुछ मिले हैं जिनमें ज़्यादातर महंगापन भी है, वीकेसी भी है। बच्चों में ज़्यादातर वीकेसी के पेशेंट्स हैं और बच्चों में भी ज़्यादातर चश्मे मिले हैं, जो कि अच्छी बात है। जितनी जल्दी हम चश्मे का नंबर बच्चों में देंगे उतना अच्छा उनके लिए है, नहीं तो उनमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती है जैसे महंगापन और नज़र भी कम रह जाती है। अल्मोड़ा पुलिस ने 10 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्कर स्कूटी में मुरादाबाद गांजा ले जा रहे थे। आपको बता दें कि पुलिस भिकियासैंड रोड पर चेकिंग अभियान चला रही थी। इस दौरान एक स्कूटी रोककर तलाशी ली गई जिसमें तस्करों के पास से गांजा बरामद किया गया। जब्त किए गए गांजे की कीमत 2,50,875 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। चेकिंग के दौरान एक स्कूटी से जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे, उनके पास से 10 किलो गांजा बरामद किया गया जिसकी कीमत लगभग 2.5 लाख से अधिक है और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रयागराज महाकुंभ 2025 अब डिजिटल महाकुंभ बनने के लिए हो चुका है तैयार। डिजिटल महाकुंभ के सपने को साकार करने वाली आवश्यक सेवाओं के लिए कुंभ सहायक AI चैटबॉट को QR कोड स्कैन कर WhatsApp पर प्राप्त किया जा सकता है। इससे श्रद्धालु 11 भाषाओं में हर तरह की जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। कुंभ सहायक चैटबॉट से बोलकर या लिखकर तत्काल जानकारियां प्राप्त होंगी। ये चैटबॉट श्रद्धालुओं को मीडिया गैलरी जैसी कई और सुविधाएं भी देगा। किसी अस्थायी शहर के लिए पहली बार गूगल पर महाकुंभ मेला क्षेत्र अलग से चिन्हित किया गया है। इससे नेविगेशन आसान होगा। डिजिटल महाकुंभ का साक्षी बनने आप भी पधारिए प्रयागराज। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व महाकुंभ 2025 प्रयागराज। पॉक्सो एक्ट क्या होता है? पॉक्सो एक्ट? चिंटू, तुम्हें इससे क्या मतलब है? ओहो भाभी, चिंटू को भी पता होना चाहिए कि पॉक्सो एक्ट क्या होता है। हमारे देश में बच्चों को सुरक्षित एवं बाल यौन शोषण की रोकथाम के लिए पॉक्सो एक्ट 2012 में बनाया गया। बाल यौन शोषण में कई अन्य बातें भी हैं, जैसे बच्चे को अश्लील पाठ्य सामग्री, चित्र, फोटो या फिल्म दिखाना, या बच्चे का अश्लील वीडियो बनाना, या ऐसी कोई भी हरकत करना जिससे बच्चे को असहज या असुरक्षित महसूस हो। पर मेघा, बच्चे ऐसी बातें माँ बाप से बताते कहाँ हैं? हाँ भाभी, लेकिन हमें बच्चे को जागरूक बनाना पड़ेगा। अक्सर देखा गया है कि बाल यौन शोषण करने वाले अधिकतर लोग बच्चे की जान पहचान या आसपास के ही होते हैं और बच्चे को चुप रखने के लिए वह उन्हें लालच देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। और हाँ, आप भी याद रखें, अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो तो बिना डरे घबराए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, विशेष किशोर पुलिस इकाई, स्थानीय पुलिस स्टेशन, डायल 100, बाल कल्याण समिति या जिला बाल संरक्षण इकाई में रिपोर्ट करें। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वेबसाइट
ncpcr.gov.in पर भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बाल यौन शोषण एक दंडनीय अपराध है, इसलिए खुद जागरूक बनिए और दूसरों को भी जागरूक बनाइए। मेरे युवा साथियों, जय जोहार। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर आप सभी को युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों और उनके ओजस्वी व्याख्यानों ने न केवल हमारे देश को बल्कि समूची दुनिया को मानवता की सेवा का मार्ग दिखाया है। छत्तीसगढ़ के लिए यह गर्व की बात है कि स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ समय रायपुर में भी बिताया है। हमारा प्रदेश भी युवा है और अपनी स्थापना की रजत जयंती वर्ष मना रहा है। यह प्रदेश निरंतर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और इसमें युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप सभी युवा हमारे प्रदेश के कर्णधार हैं और आपके हाथों में छत्तीसगढ़ के विकास का भविष्य है। युवा दिवस के इस अवसर पर मैं युवाओं से यह आह्वान करता हूं कि वे स्वामी विवेकानंद जी के प्रेरक विचारों को आत्मसात करें और आत्मनिर्भर तथा विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में अपना योगदान दें। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी का ये उद्घोष न केवल आत्मविश्वास को बढ़ाता है बल्कि हमें ये भी सिखाता है कि सफलता केवल मेहनत और दृढ़ निश्चय से ही प्राप्त होती है। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा युवाओं को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि युवा शक्ति में अपार क्षमता है और यदि ये शक्ति सही दिशा में लगाई जाए तो समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है और युवा समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही मानना है कि भारत की युवा शक्ति किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। आज भारत एक से बढ़कर एक इनोवेशन कर रहा है। आज भारत रिकॉर्ड पेटेंट फाइल कर रहा है। आज भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। तो इसका आधार भारत के युवा है, भारत के युवाओं का सामर्थ्य है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार भी लगातार युवाओं को सशक्त और समर्थ बनाने की दिशा में जहां शिक्षा, पढ़ते हैं खबरों की ओर। नैनीताल के नैना गांव के पास एक कार 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि कार सवार अन्य 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर सर्विस सहित एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर 200 मीटर गहरी खाई से 4 घायलों को बाहर निकाला। एम्बुलेंस की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने एक घायल को मृत घोषित कर दिया जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायलों का उपचार जारी है। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। औली सहित ऊंचाई वाले स्थान पर बर्फबारी हुई है। वहीं ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फबारी होने से कई गांव बर्फ से ढक गए हैं। निचले स्थानों में कड़ाके की ठंड हो रही है। क्षेत्र में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद से किसानों के साथ ही पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरे भी खिल उठे हैं। बागेश्वर में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। यहां शनिवार देर शाम से हल्की बारिश जारी है। कपकोट के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से बचने के लिए ग्रामीण और राहगीर अलाव का सहारा ले रहे हैं। आपको बता दें कि पिंडर घाटी और गरुड़ घाटी में पारा लगातार गिरता जा रहा है।
नैनीताल में देर रात ऊंची पहाड़ियों के साथ नगरीय क्षेत्रों में भी हिमपात देखने को मिला। इस इलाके में भीषण ठंड होने के बावजूद बर्फबारी का आनंद लेने पर्यटक ऊंचाई वाले क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं। पर्यटकों का कहना है कि आज सुबह बर्फबारी देखने की उनकी मुराद पूरी हो चुकी है। इसके अलावा मौसम के दूसरे हिमपात से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। सुरक्षा को लेकर प्रशासन जेसीबी मशीन के माध्यम से सड़कों से बर्फ हटाने का काम कर रहा है। रात हम लोगों ने सोचा था क्या बर्फ गिरेगी, पर ऐसा हो गया। एक मैजिक हो गया हम लोगों के साथ में। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत ज्यादा। नैनीताल में पहली बार फर्स्ट बार बर्फ देखी है। और मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखी है बर्फ। ये मेरे हस्बैंड इन्होंने फर्स्ट बार देखी है बर्फ। मैंने बहुत बार देख चुकी हूँ बर्फ को, नैनीताल में फर्स्ट बार देखी है बस। मेरठ से फैमिली के साथ आया था, बड़ा अनएक्सपेक्टेड रहा मेरे साथ कि पता नहीं था इतना स्नोफॉल हो जाएगा। और बहुत प्यारा व्यू यहाँ पर हो गया अचानक से। हम लोग यहाँ पर आए हैं और बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है फैमिली के साथ। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सोचा था